कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। पहले हमने करा वन कमोडिटी केस, अब हम कर रहे हैं टू कमोडिटी केस। ध्यान से देखना, वन कमोडिटी में इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है? व्हेन MUX इज इक्वल टू PX। टेक्निकली व्हेन MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX, यस और नो? बट अज्यूम करते हैं कि MUM इज कांस्टेंट, वो तो है ही है, वो तो assumption of law of DMU में था कि MUM is assumed to be constant and if nothing is specified it is assumed to be 1। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए सिंगल कमोडिटी में क्या था? इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन MUX इज इक्वल टू PX। अब टू कमोडिटी केस, आप दो चीजें कंज्यूम कर रहे हो कि बर्गर भी और पेप्सी भी, तो कैसे डिसाइड करोगे कि हाउ मच of both the units or both the commodities should be consumed to maximize satisfaction? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? दोनों के प्राइसेस तो डिफरेंट होंगे। पेन और रजिस्टर, कार, पेट्रोल प्राइसेस में कितना वेरिएशन बहुत ज्यादा हो सकता है। तो कोई भी दो चीजें अगर कंपेयर करनी है, फॉर एग्जांपल छोटी सी बात करते हैं, चलो छोड़ो, आपके पास दो ऑप्शन थे कि या तो आइसक्रीम खा लो नेचुरल्स की, या आइसक्रीम खा लो हैव मोर की। यानीज और नेचुरल में तो ज्यादा फर्क नहीं है, हैव मोर और नेचुरल्स में ज्यादा फर्क है, ठीक है। अब हैव मोर की आइसक्रीम थी 50 रुपीज और नेचुरल्स की थी 200 रुपीज एग्जाम्पल। अब नेचुरल्स की आइसक्रीम खाएंगे तो हमारी एक्सपेक्टेड मार्जिनल यूटिलिटी है, लेट अस अज्यूम 220, और हैव मोर की है 100, लेट अस अज्यूम उससे 220 या 240 या 250, और इससे आ रही है 100। हैव मोर की आइसक्रीम की 100 है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और नेचुरल्स की 250, तो मिटा मोक्ष हो सारा। सर हमें क्वेश्चन ना समझ नहीं आ रहा तो हम कुछ बोलेंगे नहीं। वान्या, अबे नहीं पूछ रहा क्वेश्चन। अच्छा am I audible, sir? हाँ, यस यस यस। सो द क्वेश्चन इज, हैव मोर की आइसक्रीम की मार्जिनल यूटिलिटी है 100 और नेचुरल्स की आइसक्रीम की है 250, कौन सी कंज्यूम करोगे? Sir, of course, उस जो सेकंड वाली 250 वाली सब, बिकॉज उससे हमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही है। ऑफ कोर्स, रॉन्ग आंसर। ठीक है ना बेटा, अब ध्यान से देखना कि ऑफ कोर्स कि सर 250 कहाँ और 100 कहाँ, उससे कितनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो आपने सिर्फ कंपेयर किया मार्जिनल यूटिलिटीज को कि सर नेचुरल की मार्जिनल यूटिलिटी है 250 और हैव मोर की है 100, बट नेचुरल की जो 250 अटेन करने के लिए आपको 200 रुपए खर्च करने थे। ओ वो तो हम भूल ही गए, हमने थोड़ी ना देने पैसे। वो थी 200 रुपए की और हैव मोर थी 50 रुपए की। तो क्या 200 रुपए की चीज 200 रुपए खर्च करके 250 की सेटिस्फैक्शन मिली और 50 रुपए खर्च करके 100 की सेटिस्फैक्शन मिली? तो अब ऑफ कोर्स कौन सी कंज्यूम करना चाहोगे? हैव मोर। फिर तो पॉइंट इज कि अगर दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, तो उनका पहले प्राइस बेस कॉमन करना पड़ेगा। आप 50 रुपए की चीज को 200 रुपए की चीज के साथ थोड़ी ना कंपेयर कर सकते हो। ऑब्वियसली उसकी तो चाहे 180 भी हो तो भी 100 से तो ज्यादा है। तो कंपेयर करने के लिए हम निकालते हैं सेटिस्फैक्शन पर रुपी। क्या निकालते हैं? सेटिस्फैक्शन पर रुपी। तो MUX अपॉन PX, MUX अपॉन PX कि अगर 250 की सेटिस्फैक्शन आई और 200 रुपए खर्च कर रहे थे तो 250 अपॉन 200, 250 अपॉन 200, 25 अपॉन 25, 1.25:1, ठीक है ना, 1.25:1। ऑन दी अदर हैंड 1.25 आई ना इसकी कि 1 रुपए खर्च कर रहे हो तो 1.25 की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, और हैवमोर में 100 MUX अपॉन PX पर रुपी सेटिस्फैक्शन
100 डिवाइड बाय 50 2 रुपीज, 1 रुपए खर्च करके 2 रुपए की सेटिस्फैक्शन, उसमें 1 रुपए खर्च करके 1.25 के सेटिस्फैक्शन। तो अब ऑफ कोर्स हम हैव मोर खाएंगे क्योंकि सेटिस्फैक्शन पर रुपी उसमें ज्यादा है। तो पॉइंट इज कि अगर वन कमोडिटी केस होता तो डायरेक्टली एमयू के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो क्योंकि एक ही कमोडिटी है। जब दो कमोडिटीज हैं तो डायरेक्टली एमयू के बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते, आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेटिस्फैक्शन पर रुपी, क्योंकि दोनों का प्राइस अलग है। 1 रुपए अगर उस चीज पे खर्च करते हैं तो कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन पर रुपी। तब कंपेयर करेंगे तो दिखेगा कि किसमें सेटिस्फैक्शन पर रुपी ज्यादा मिल रही है, वो कंज्यूम करेंगे। ओके, तो यूटिलिटी एनालिसिस में टू कमोडिटी केस, द लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाइज इन केस ऑफ ईदर वन कमोडिटी और वन यूज ऑफ अ कमोडिटी। एक तो हो गया वन कमोडिटी और वन यूज ऑफ अ कमोडिटी। However, in real life, a consumer normally law of DMU वो तो वन कमोडिटी पे अप्लाई करता है या वन यूज ऑफ अ कमोडिटी, मतलब वन एट अ टाइम। बट रियल लाइफ में आप जरूरी थोड़ी ना एक ही कमोडिटी खा रहे हो, एक से ज्यादा भी तो हो सकती है। In real life, a consumer normally consumes more than one commodity. In such a case, law of equimarginal utility applies. It helps in the optimum allocation of resources. Equimarginal utility is also known as law of substitution, law of maximum satisfaction और Gausson's second law. First law क्या था? Law of DMU. Law of diminishing marginal utility is Gausson's first law. Law of equimarginal utility is the second law. Equimarginal utility, तो दो कमोडिटीज आप तब तक कंज्यूम करते जाएंगे जब तक सेटिस्फैक्शन पर रुपी दोनों की इक्वल ना हो जाए। जब तक सेटिस्फैक्शन पर रुपी दोनों की इक्वल ना हो जाए। एक की ज्यादा है तो आप वो कंज्यूम करोगे जिसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने हैव मोर खाई, तो अब अगर एक और हैव मोर खाओगे तो उसकी सेटिस्फैक्शन एडिशनल सेटिस्फैक्शन गिरेगी। तब तक खाते जाओगे जब तक वो 2 की जगह 1.25 तक ना पहुंच जाए। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अभी करेंगे हम, बट द पॉइंट इज क्या डायरेक्टली मार्जिनल यूटिलिटी को कंपेयर किया जा सकता है टू कमोडिटीज में? सिर्फ एक सिनेरियो में, अगर दोनों का प्राइस सेम था, तो डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। बट दोनों का अगर प्राइस अलग है तो सेटिस्फैक्शन पर रुपी कैलकुलेट करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। As the law of equimarginal utility is also based on law of DMU, all assumptions of the latter also applies to the former. मतलब हर एक लॉ की assumptions होंगी, तो अपना टू कमोडिटी केस यूटिलिटी एनालिसिस assumptions करे सेम as law of DMU। तो इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ डीएमयू के assumptions पता होना, क्योंकि वन कमोडिटी केस आएगा तो वहां पे भी वही assumptions हैं, टू कमोडिटी आएगा तो वहां पे भी वही assumptions हैं। Let us now discuss equilibrium of a consumer by taking two goods, good X and good Y. The same analysis can be extended for any number of goods, but हमारे केस में सिर्फ कोर्स में सिर्फ टू कमोडिटी तक ही है। In case of consumer equilibrium under one commodity, we assume that the entire income was spent on a single commodity. तो वो तो एक ही commodity थी। Now the consumer wants to allocate his money income between two goods to attain the equilibrium position. According to the law of equimarginal utility, a consumer gets maximum satisfaction when the ratios of marginal utility of two commodities and their respective prices are equal. तो ratios मतलब marginal utility per rupee, तो MUX upon PX is per rupee satisfaction derived from consumption of good X. तो अगर 100/50 आया था तो 2 आया था कि 1 रुपए खर्च कर रहे हो तो 2 की सेटिस्फैक्शन है। 250/200 में 1.25 आया था कि 1 रुपए खर्च कर रहे हो तो 1.25 की सेटिस्फैक्शन है। तो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। समझ आई बात? It means there are two necessary conditions
to attain consumers equilibrium. पहला, the ratio of marginal utility to the price is same in case of both the commodities. So MUX upon PX should be equal to MUY upon PY. Second, law of DMU must operate. Marginal utility falls as consumption increases. कोई भी doubt? कोई भी doubt? The ratio of marginal utility to price is the same in case of both the goods. तो पहली condition ये है, we know a consumer in consumption of single commodity is at equilibrium when MUX, ऐसे लिखते हैं ना, MUX upon PX is equal to MUM. इसको हम कैसे लिखते थे फिर? MUX is equal to MUM dot PX. फिर MUM was assumed to be constant and 1, तो इससे डिराइव हुआ था MUX equal to PX. तो वन कमोडिटी में भी कंडीशन यही थी, बट वहां क्या थी? MUX upon MUM equal to PX बोल दो, या MUX upon PX is equal to MUM. अब टू कमोडिटी केस है, तो टू कमोडिटी में क्या होगा? When MUX upon PX, अगर सिर्फ गुड X कंज्यूम कर रहे होते तो इक्विलिब्रियम कब होता? When MUX upon PX is equal to MUM. MUM is assumed to be constant, तो MUX is equal to PX. सिर्फ Y कंज्यूम कर रहे होते तो क्या होता? MUY upon PY equal to MUM. फिर MUY is equal to MU, ठीक से लिख देना आपको, फिर इससे डिराइव हुआ MUY is equal to PY dot MUM is assumed to be constant, तो MUY is equal to PY. वो कह रहा है अगर सिर्फ गुड X कंज्यूम कर रहे होते तो इक्विलिब्रियम कब अटेन करते? When MUX is equal to PX. जब सिर्फ गुड Y कंज्यूम कर रहे होते तो इक्विलिब्रियम कब अटेन करते? When MUY is equal to PY. बट अब तो प्राइसेस अलग है, तो टू कमोडिटी में कब इक्विलिब्रियम अटेन करोगे? When MUX upon PX is equal to MUY upon PY is equal to MUM. MUM is assumed to be constant, and if nothing is specified, MUM is assumed to be 1. So we can say that in two commodity case, equilibrium is attained when MUX upon PX is equal to MUY upon PY. As marginal utility of money is assumed to be constant, the above equilibrium condition can be related to MUX upon PX is equal to MUY upon PY. When PX is equal to PY, जब दोनों का प्राइस सेम है तो क्या हो जाएगा? हम डायरेक्टली मार्जिनल यूटिलिटीज को कंपेयर कर सकते हैं. तब कंपेयर कर सकते हैं जब दोनों का प्राइस सेम है. अगर दोनों का प्राइस सेम नहीं है तो क्या डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को? नो. एक बच्चे का पेपर 20 मार्क्स का, एक का 30 मार्क्स का, क्या दोनों आपके आए 25, आपके आए 19? एक का पेपर था 20 मार्क्स का, एक का पेपर था 30 मार्क्स का. एक क्या है 19, एक क्या है 25. अब मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा बताओ किसके ज्यादा है? ऑफ कोर्स 25. अगर मैं बताऊं ही ना कि कितने मार्क्स का पेपर था तो गलत होगा ना, बट क्योंकि दोनों का अलग था तो क्या कंपैरिजन पॉसिबल है? नहीं. तो जब दो कमोडिटीज का प्राइस अलग है तो डायरेक्टली मार्जिनल यूटिलिटीज कंपेयर नहीं हो सकती. हमें क्या निकालना होता है? रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस. उसको बोलते हैं सैटिस्फैक्शन पर रूपी. क्या बोलते हैं उसको? सैटिस्फैक्शन पर रूपी. कोई डाउट? चल, what happens? तो वो तो हो गई इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम is attained when MUX upon PX is equal to MUY upon PY. What happens? ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग. What happens when MUX upon PX is greater than MUY upon PY? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है satisfaction per rupee derived from consumption of good X is more than the satisfaction per rupee derived from good Y. Let us assume X था आपकी हैवमोर की आइसक्रीम, तो 50 रुपए खर्च करके 100 रुपए की सेटिस्फैक्शन आ रही थी. तो क्या था? MUX 100, PX
50, तो 2 पर रुपी, तो MUX अपॉन PX आ रहा था 2, और नेचुरल्स में आ रहा था 250 अपॉन 200 1.25, so 2 is greater than 1.25. What happens when MUX upon PX is greater than MUY upon PY? इसका मतलब satisfaction per rupee derived from good X is more than the satisfaction per rupee derived from good Y. You will continue to consume more of good X. You will continue to consume more of good X because it is giving you more satisfaction per rupee. तो आपको उसमें ज्यादा satisfaction मिल रही है. You will continue to consume more of good X. As you consume more of good X, MUX starts falling, तो वो 2 से गिरेगा 1.7 1.8, वो कह रहे तब तक आप खाते जाओगे X जब तक दोनों का MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MU, दोनों का रेशियो सेम ना हो जाए, रेशियो विद देयर प्राइसेस. समझ आई बात? तो हाउ कैन यू बी सो श्योर दैट इफ MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY और आप X को और खाओगे तो धीरे धीरे इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाओगे? हाउ कैन यू बी सो श्योर? Because additional satisfaction, please keywords, because of law of DMU, because assumption है ना, marginal utility must fall as we consume more of a commodity. तो second condition का logic समझ आया, which can be expressed as law of DMU must operate. Suppose when MUX upon PX is greater than MUY upon PY, in this case consumer is getting more marginal utility in case of good X, per rupee more as compared to Y. Therefore he will buy more of X and less of Y. This will lead to a fall in MUX and rise in MUY. आप X की कंजम्पशन बढ़ाओगे, Y की कम करोगे. जैसे X की बढ़ाओगे MU गिरना शुरू हो जाएगा, और जैसे Y की रिड्यूस करोगे MUY बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो जो उनका गैप है वो रिड्यूस होता जाएगा. तो कब तक ऐसा सिलसिला चलेगा? जब तक वो दोनों इक्वल ना हो जाए. The consumer will continue to buy more of good X till MUX upon PX becomes equal to MUY upon PY. What happens when MUX upon PX is less than MUY upon PY? इसका मतलब satisfaction per rupee derived from good X is less than the satisfaction per rupee derived from good Y. तो इसका मतलब Y आपको ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा होगा, तो अब आप X की कंजम्पशन रिड्यूस करोगे और Y की बढ़ाओगे. Now good Y can be have more, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है. समझ आ रहा है लॉजिक? तो हमें रेशियो क्यों लेना पड़ा इस केस में? रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइसेस क्यों लेना पड़ा? डायरेक्टली मार्जिनल यूटिलिटी क्यों नहीं कंपेयर कर पाए? रितिका, क्योंकि दोनों के प्राइसेस इक्वल नहीं थे, सिर्फ इसलिए. अगर दोनों के प्राइसेस इक्वल होते तो क्या डायरेक्टली हम मार्जिनल यूटिलिटी को कंपेयर कर सकते थे? तो एक ही रीजन है रेशियो लेने का कि दो अलग अलग कमोडिटीज है, जरूरी थोड़ी ना दोनों के प्राइसेस सेम हो. तो प्राइसेस अलग है तो आपको रेशियो लेना पड़ेगा सैटिस्फैक्शन पर रुपये निकालने के लिए. ठीक है. When MUX upon PX is less, the consumer is getting more marginal utility per rupee in case of good Y, per rupee in case of good Y as compared to good X. Therefore, he will buy more of Y and less of X. This will lead to a fall in MU and rise in MUX. Fall in MUY. The consumer will continue to buy more of Y till the time MUX upon PX becomes equal to MUY upon PY. It brings us to a conclusion that MUX upon PX is equal to MUY upon PY is a necessary condition to attain equilibrium. Equilibrium कब attain होगा? State of rest कब आएगा? When the ratio of marginal utility and prices are equal in both the are equal for both the commodities. Important है two commodity case. Condition 1, MUX upon PX equal to MUY upon PY. Condition 2, MU must fall as we consume more of a commodity. Conditions, फिर disequilibrium when they are not equal तब क्या होता है? All clear? पहली कंडीशन क्लियर है. दूसरी कंडीशन जो मैंने आपको बोला ना कि हाउ कैन यू बी सो श्योर दैट एज यू कंज्यूम मोर ऑफ गुड है कि MUX upon PX है ज्यादा MUY upon PY से, तो चलो X की कंजम्पशन बढ़ा दो. तो ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं श्योरिटी के साथ? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU. बिकॉज एज यू कंज्यूम मोर ऑफ गुड X, MUX will start falling.
The second condition needed to attain consumer's equilibrium is that MU of a commodity must fall as we consume more of a commodity. If MU does not fall as consumption increases, the consumer will end up buying only one good, which is unrealistic. अगर ऐसा जरूरी नहीं होता, अगर MUX गिर ही ना रहा होता, तो आप सिर्फ X ही खाते रह जाते ना, सिर्फ और सिर्फ पेन ही लेते रह जाते, रजिस्टर लेते ही ना, क्योंकि आपको उसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है. तो जब तक गिरेगी नहीं, तब तक आपके पास कोई मोटिवेशन थोड़ी ना दूसरी तरफ जाने का. समझ आई बात? तो अनरियलिस्टिक हो जाता फिर सिचुएशन. Finally, it can be concluded that a consumer in consumption of two commodities will be at equilibrium when he spends his limited income in such a way that the ratios of marginal utility of two commodities and their respective prices. So ratio of marginal utility and their respective prices, they are equal and MU falls as consumption increases. Limitation, very, very important. सबसे बड़ी लिमिटेशन ही क्या है? कह रहे जो आपने छोटी सी assumption ले रखी है ना कि यूटिलिटी इज मेजरेबल, ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है. In the utility analysis, it is assumed that utility is cardinally measurable. That is, it can be expressed in exact units. However, utility is just a feeling of mind. किसी के लिए पेन की यूटिलिटी ज्यादा है, सेम पेन के लिए किसी और की यूटिलिटी बहुत कम हो सकती है. तो उसको क्वांटिफाई कैसे कर रहे हैं? और हो सकता है कि अभी पढ़ रहे हो तो इसकी यूटिलिटी है, घर जाके तो इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है. तो सेम पेन की यूटिलिटी कैसे चेंज हो जाती है? तो कह रहे हैं इसको मेजर किए तो फीलिंग ऑफ माइंड है. आज हमारा मन है पढ़ने का तो मम्मी पेन दे दो, आज हमारा मन नहीं है तो पेन कहाँ है हमें पता भी नहीं होगा, डेट क्या है हमें पता ही नहीं होगा, रजिस्टर हमारे पास है भी कि नहीं है हमें पता ही नहीं होगा. जस्ट स्टेट ऑफ माइंड. And there cannot be a standard measure of what a person feels. Please don't try to quantify our feelings. So utility cannot be expressed in figures. Therefore, there are other limitations too, but their discussion is beyond the scope. कह रहे तुम्हारे तुमसे ना हो पाएगा, उतना समझना इतना तुम्हारे लिए काफी है कि ये अनरियलिस्टिक assumption है. इसीलिए हम इसके बाद क्या पढ़ते हैं? Ordinal analysis, ordinal indifference curve approach, because of the limitations of cardinal approach. अगर इसकी limitation ना होती तो ordinal approach पढ़ने की जरूरत ही ना पड़ती. कोई भी डाउट? तो हमने theoretically कर लिया two commodity case, consumers equilibrium, utility analysis.